Hello, welcome back to Defense Info, one stop solution for all your defense need. Join our Telegram channel Defense Info 2020. And friends, if you have any query or any information related to SSB, NSB, FSB, do let us know on defenseinfo2020@gmail.com. And friends, so today I bring you the most expected cutoff research based analysis for the FCAT 02 2020, and the examination was conducted from 26th August to 28th August 2022. Each day 2 shifts were conducted, total 6 shifts were conducted. So we will going to discuss about the difficulty level of each shift. And friends, the most important thing is that normalization effect on each shift and the expected result dates, and finally friends, your cutoff. So friends, first I will begin with the normalization method in a simple language. So friends, listen it very carefully. Now suppose in a class there is only one class and two back-to-back session was conducted. So evening session and the morning session. For the morning session, paper was very easy, and in the evening session the paper was very difficult. Okay, so in order to normalize it, ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू, सपोज कि फ्रेंड्स देखो एफ कैट शिफ्ट नंबर 1 में जो स्कोर मान लो कि वो पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए उसको 125 मार्क्स एवरेज आ रहे थे, एंड in the easy shift 165 marks was the average. So how we can normalize it? So see friends, if you do plus 20 of 125 will be 145 and minus 20 will be 145. You see जो 20 वाला बैरियर है that will normalize this marks. So ये है normalization कि एक एवरेज मार्क्स आपका निकालना, ठीक है. फिर वो उसको कैसे हम करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि उसको जानने के लिए तो हमें थोड़ा और ज़्यादा बेहतर जानना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, और बेहतर जानने के लिए मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ. मान लो कि टफ शिफ्ट आया आपका, टफ शिफ्ट में एवरेज स्कोर है 125 मार्क्स. देखो अब 125 मार्क्स जो एवरेज स्कोर है, यहाँ पे उनका फ़ायदा है जिसको एवरेज स्कोर आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है. न्यूट्रल है या उससे ज़्यादा है. अगर एवरेज स्कोर से आपका कम आ रहा है टफ शिफ्ट में, तो भाई आप गए, ठीक है. तो आपका मेन गोल ये था होता है कि आपका एवरेज जो मार्क्स आ रहा है उससे ज़्यादा आए, ठीक है. तो यस फ्रेंड्स, हाई स्कोर डज मैटर रिस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट, वेदर यू आर गेटिंग टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट. इजी शिफ्ट में आपको ज़्यादा स्कोर करना है, बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, और टफ शिफ्ट में मेक श्योर कि आपका जो एवरेज मार्किंग है उसमें कम ना आए, और आपको टफ शिफ्ट में भी कोशिश करिए कि ज़्यादा स्कोर करने का. देखो अभी एफकैट एग्जामिनेशन वैसा नहीं रहा कि आप विदाउट पढ़ के दे दें. अभी आजकल में एफकैट में काफ़ी बदलाव आए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है. नाउ ऑफिशियली अगर देखा जाए, देखो टफ शिफ्ट में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया है नॉर्मलाइजेशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए. देखो टफ शिफ्ट में मान लो कि आपका टफ शिफ्ट आया और आपने 80 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से करेक्ट 64 है, इनकरेक्ट 16 है, सो द एक्यूरेसी इज 80%, ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ एक्यूरेसी डज मैटर. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं नहीं एक्यूरेसी मैटर नहीं है, उतना आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बट एक्यूरेसी मैटर करता है नॉर्मलाइजेशन में. क्योंकि देखो एसएससी रेलवेज में क्या होता है, टीसीएस वो एल्गोरिदम बनाती है, उस एल्गोरिदम में एक्यूरेसी का भी एक फैक्टर है ताकि एक नॉर्मलाइज स्कोर आप डिसाइड कर सको. कैसे है मैं बताता हूँ. मान लो कि आपका जो स्कोर आया है टफ एवरेज शिफ्ट का, जो टफ शिफ्ट में स्कोर है वो 176 है एवरेज मार्किंग, और आपका रॉ स्कोर भी 176 आया है. मतलब आप अगर इसमें कैलकुलेट करोगे 64 इंटू 3 माइनस 16, तो आपका 176 स्कोर आया है. तो आप इसको कैसे नॉर्मलाइज करोगे. देखो भाई 0.8 तो मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है. अगर मेरी 100% एक्यूरेसी तो 100 इंटू मतलब 1 इंटू 20 हो जाता, मतलब मेरे को 20 मार्क्स मिल जाते. क्योंकि अगर कम्युलेटिव मीन स्कोर 196 है, मतलब 196 एक आपका मीन लगा रखा है कि उतना तक आपको रीच करवाना है ताकि नॉर्मलाइज कर सके, ठीक है. तो उसको करने के लिए अगर आपका 100% आपके पास 100% एक्यूरेसी होती तो आप इजीली रीच कर जाते हैं. बट वही तो बात है ना, इसलिए बायसनेस ना हो उस सिस्टम में, टोटली सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहे, इसलिए एक्यूरेसी मैटर करता है. तो इस केस में क्या होगा, 0.8 इंटू 20 होगा. 0.8 इंटू 20 मतलब 16, उसको सिर्फ 16 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है. तो ये है फायदा फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स देखो उसमें उसके 192 स्कोर हो गए, 176 प्लस 16. अगर इस बंदे ने अगर 100% एक्यूरेसी मारी होती, सपोज इस बंदे को
80 मतलब आपको मान लो कि इस बंदे को 60 में से 60 क्वेश्चंस आ रहे थे, उसने 20 प्लस अटेंड कर दिए, उसमें से 4 करेक्ट हो गए, ठीक है। इसमें नुकसान हुआ अगर इस बंदे को 64 आ रहे थे सपोज, ठीक है, और इसने 64 में से 64 ही करेक्ट मारे होते तो इसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और ज़्यादा बेहतर मिलता। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। मैं आपको और बेहतर एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये वाला है आपका एसएससी रेलवेज में जो होता है आपका, जो एसएससी में एग्जाम्स होते हैं सीजीएल वगैरह, उसका है। देखो फ्रेंड्स, तो पहला वाला चीज देखो, अब अच्छे से देखना। इसमें डिफिकल्ट शिफ्ट में रॉ स्कोर 104.5 था। इस बंदे की एक्यूरेसी देखो, इस बंदे ने बहुत ही कम अटेंड किया है बट इसने काफ़ी एक्यूरेसी के साथ किया है, और इसका जो नेट स्कोर है उसमें 41 मार्क्स का फ़र्क है। देखो रॉ स्कोर से उसका नॉर्मलाइज जो फाइनल स्कोर है वो 145 हो गया। और इसमें एक मॉडरेट शिफ्ट आए थे। देखो मॉडरेट शिफ्ट में क्या होता है, +-5 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। अब इस बंदे ने क्या किया है, इसकी देखो इसने कितने सारे अटेंड किए हैं, ठीक है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, इस बंदे ने कितने किए हैं, इस बंदे ने कितने किए, इस बंदे ने कितने किए। इसको पता है कि डिफिकल्ट शिफ्ट है लेकिन मुझे एक्यूरेसी बरकरार रखनी है। एक्यूरेसी बरकरार रखी तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा मिला। इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अटेंड किया कि उसको पता है मॉडरेट शिफ्ट है, मुझे ज़्यादा अटेंड करना है, बट इसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं ज़्यादा कम थी। तो दैट्स वाई आप देख लो इसके रॉ स्कोर 122.5 है, और इसकी मॉडरेट शिफ्ट में मैंने बोला +-5 जैसा फर्क होता है या +-10 जैसा फर्क होता है, तो उसमें आपको उसको कम नंबर मिल गए। मतलब आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, याद रखना, नंबर कम भी हो सकते हैं। ईजी शिफ्ट आने से नाचो मत, ठीक है। और आप ये नॉर्मलाइजेशन में जितना मतलब बंदे बहुत खुश हो रहे हैं ना भाई, एसएससी रेलवेज ये तो नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहती है और एफकेट लेके आई है। आप देखना 1-2 साल में एस्पिरेंट रोएंगे, वीडियो बनाएंगे, छोड़ेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन हटाओ। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल इफेक्ट नहीं पता, आपको पता लगेगा। नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, बट आपको पता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक लेसन होगी नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है, स्कोर अच्छा करना मैटर करता है, और आपको पढ़ना भी उतने इंपॉर्टेंटली अच्छे से है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूंगा एफकेट शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल्स के बारे में, ठीक है। 26 का पहला शिफ्ट और 28 का लास्ट शिफ्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट, ये सबसे डिफिकल्ट था। मतलब पहला शिफ्ट और एकदम लास्ट वाला लास्ट दिन का शिफ्ट डिफिकल्ट था। आपका पहला दिन का सेकंड शिफ्ट और लास्ट दिन का फर्स्ट शिफ्ट इजी था, और बीच के जो 2 शिफ्ट थे वो मॉडरेट थे, बस उसके इंग्लिश डिफ़िकल्टी थी इंग्लिश में। तो वो ये मैंने पूरी एनालाइज़ की है, हमारे ग्रुप में आ जाना, सारे बंदों ने एनालाइज़ की है। वहाँ पे बंदे ऐसे हैं कि 7-8 बार क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने पूरी एनालिसिस के साथ भेजी है कि कैसा कैसा किसका क्या पेपर आया था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़े, मैंने पूरी एनालाइज की है क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। बहुत जन बोलते हैं नहीं सबको उसी हिसाब से डिफ़िकल्टी लगती है जो जिस तरह से वो एग्ज़ाम देते हैं और जिस शिफ्ट में बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बंदों ने एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि जो ईजी शिफ्ट है वहाँ पे 80+ अटेम्प्ट ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। बहुत जनों ने 80+ अटेंड किए, बल्कि जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट है वहाँ पे 75+ तक भी जाना बहुत मुश्किल बात हो जा रही थी। अब टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स जो है ऑल शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल देख लो, बहुत ऑर्गेनाइज वे में इन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल रखी है। देखो लास्ट और फर्स्ट वाला डिफ़िकल्ट रखा है, फिर जो सेकंड लास्ट और सेकंड वाला है उसको इजी रखा है, बीच वाला मॉडरेट रखा है। मतलब 2 पेपर मॉडरेट बनाया, 2 पेपर इजी बनाया, 2 पेपर डिफिकल्ट बनाया। अगर आप बोलते हो सबसे डिफिकल्ट वाला फेस क्या है, देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट डे का फर्स्ट शो और लास्ट डे का लास्ट शो डिफिकल्ट था, बट लास्ट डे का लास्ट शो थोड़ा लिटिल बिट अगर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बोलोगे तो सबसे डिफिकल्ट मैं उसको बोलूँगा। और आपका लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, वो ईजी, बहुत ईजी बोलूँगा। तो इस बेसिस में आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो बैठेगा, आपका टफ स्कोर देखा जाएगा और आपका ईजीएस्ट शिफ्ट का स्कोर देखा जाएगा, उसका एवरेज निकाल के आपकी नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। याद रखना फ्रेंड्स, कट ऑफ आपके एवरेज से डिपेंड नहीं करती है। नॉर्मलाइज आपकी जो फाइनल स्कोर आती है नॉर्मलाइज होने के बाद, वो उसके बाद सारे स्कोर का वो मैचिंग करते हैं, फिर कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती, कट ऑफ पैरामीटर आपकी टॉप 15,000 या टॉप 13,000 है उसके हिसाब से। अब मैं आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा कि क्यों दिस टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड ऑफ द कट ऑफ्स। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे होंगे कि इस तरह से करना है, इसका ये डिफ़िकल्टी है, ये है, इतना जाएगा, बट वो भी जानते हैं इस बार का क्या डिफ़िकल्टी, क्यों इतना डिसाइडिंग जो फैक्टर है ना कि कट ऑफ आपको एकदम एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता।
अब इसका रीज़न क्या है, देखो कंपटीशन हाई थी कंपैरेटिवली, इस शिफ्ट में मैं बोलूँगा, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि किसी बहुत कम लोगों का क्या है कि सेकंड सेंटर का प्रेफरेंस मिला था, सबको फर्स्ट सेंटर का, पहला सेंटर का प्रेफरेंस मिल गया था। और इस बार सीट्स भी ज़्यादा थी, कोविड भी चला गया था, विदाउट मास्क सभी आए थे। एंड फ्रेंड्स, डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो डिफ़िकल्टी पेपर में इंक्रीज़ हुई है, रीजनिंग में इंक्रीज़ हुई है, जीके में इंक्रीज़ हुई है, मैथ्स में भी बहुत सारे न्यू टॉपिक्स आए हैं। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई 20 में 20 कर दे, बहुत जिनकी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन 15% ऑफ द टोटल वैकेंसी कंपेयर टू प्रीवियस एफकैट्स। तो इस बार वैकेंसी कम है, आपको पता है फ्लाइंग की भी कम है वैकेंसी, इस बार बहुत ग्राउंड ड्यूटी की भी कम है। तो कम कम करके इन्होंने इस बार बहुत अच्छे से बाइफर किए, मतलब बहुत सारे अच्छे से डिवाइड किया है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे जो चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक होने वाली है समझने में कि भाई अगर वैकेंसी कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम क्लियर करेंगे, यही सबसे डाउटफुल है। और सीडैक यही डाउटफुल है कि वही कैंडिडेट उतने ही कैंडिडेट क्लियर करेंगे जितना प्रीवियसली किए थे, या क्या कम होंगे। तो फ्रेंड्स अब बात की जाए पैटर्न चेंज, तो प्रीवियस टाइम ही हो गया था, इस टाइम भी मतलब इस टाइम भी वही पैटर्न फॉलो किया है। बट आप देखोगे इस पैटर्न चेंज में भी क्वेश्चन के जो अरेंजमेंट ऐसे थे जो पेपर को और ज़्यादा लेंदी बना रहे थे। सिलेबस भी अपडेट हुई है, उसमें न्यू टॉपिक्स भी आए हैं। और फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन मेथड ऑफिशियल ही इंट्रोड्यूस हो, मैं ऑफिशियल टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पिछले बार भी ऐसा माना जाता था कि पिछले बार ही इंट्रोड्यूस हो गया था, बट वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन इस बार ऑफिशियली वो बता रहे हैं विद फॉर्मूला कि हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं। अब सीडैक का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो बट हम लोगों ने जितना एनालाइज किया है, जितना मैंने बहुत वो किया है, पेपर अगर वैकेंसी के हिसाब से करते हैं तो आप मान सकते हो जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ उसमें से +10 आप मान सकते हैं, ठीक है। बट 95% चांस है कि जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो सिमिलर पैटर्न में रहे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी 154 to 162 फॉर द एफकैट 02 2022 रिटन एग्जामिनेशन। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो फ्रेंड्स, मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया वेरी डिफिकल्ट टू से, मैंने लास्ट 3 बार कट ऑफ एकदम एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है एफकैट का भी, और 2 बार सीडीएस का। आप देख सकते हैं मेरे जैसा एक्यूरेट कट ऑफ कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं रिसर्च बेस बताता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली वही आया इस बार, 102 नंबर जो आया ना जो आपके सीडीएस में, भाई मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। सब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो तो बड़ा बड़ा के बोल रहे थे सब गलत थे। आप मेरा कट ऑफ एनालिसिस देख लो, ठीक है। तो मैं ये कट ऑफ एनालिसिस दे रहा हूँ। अब देखो आप बोल सकते हो ये 8 फिगर में आप क्यों दे रहे हो। देखो भाई अगर मैं 156 से 160 देता +-2 करता तो कहीं ना कहीं मैं दोबलापंती करता। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ 154 से 162 था। पेपर ईजी भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था क्योंकि नॉर्मलाइज हो रहा है, ठीक है। पेपर प्रीवियस पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है, उसी पैटर्न को ही फॉलो करेगा, ट्रेंड को फॉलो करेगा। देखो अब ये रेयर टू रेयर कंडीशन हो सकती है कि हाँ कि भाई वैकेंसी में कम हुई है तो वो सीडीएस जैसा पैटर्न वो कर सकते हैं, सीडैक अगर एफकैट ऑफिशियल ये बोलते हैं उनको, तो तब +10 हो सकता है इसका, ठीक है। बट मुझे वो नहीं लगता, मुझे लगता है इसका थ्रेशोल्ड इसी में रहेगा। सो फ्रेंड जिसका भी 162 प्लस है या 165 प्लस है, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। And talking about friends, the expected dates for the FCAT 02 2020 will be 13 September to 16 September 2022। इसी बीच में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप बिंदास रहिए, आराम कीजिए। एंड फ्रेंड्स stay tuned with our channel for latest update, and friends meet you very soon with a new video. Until then friends, share this video among your friends and subscribe the channel and hit the bell icon below, and email us if you have any query, and join our Telegram channel as well as in the group. All the link is given on the description box. So friends, meet you very soon with a new video.